नाउ डियर फ्रेंड्स, भगवान गणपति का नाम लेके हम आज का जो शनि ग्रह के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। 29 मार्च को रात्रि में शनि देव 2.5 साल के बाद कुंभ राशि से मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे थे और वो इस टाइम बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और अप्रैल के अंत में जाके वो खुद के अपने नक्षत्र से गोचर करेंगे। उसके बाद वो रेवती नक्षत्र, जो कि जिसके स्वामी बुद्ध देव हैं, उससे वो गोचर करेंगे। तो शनिदेव का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर का जो हमारे नेटिव हैं, जिनको ज्योतिष की भाषा में जातक भी कहा जाता है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। वैसे तो वर्तमान में शनिदेव सूर्य के नजदीक होने के कारण अस्त हैं। अभी कुछ दिन बाद वो उदय हो जाएंगे और 15 जो मार्च जा चुकी है उसमें सूर्य ने भी अपनी राशि परिवर्तन की है और लगभग 15 अप्रैल में भी वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि देव का गोचर किस तरह हमारी जिंदगी को प्रभावित करेगा, मुख्यतः जिनकी शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उन पे इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जिसकी अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है उस पर इतना इफेक्ट नहीं आता है। जैसे जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो मेष राशि के जातक वालों के लिए, मतलब जिनकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में विद्यमान है, उन जातकों की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 7.5 प्रारंभ करने के बारे में आप जानते हैं कि चंद्रमा से एक राशि पहले और जिस राशि में चंद्रमा विराजमान है वो राशि, और चंद्रमा जहां पे विराजमान है उससे अगली राशि तक जब शनि का गोचर होता है तो ये 7.5 का टाइम कहलाता है। क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, तो 3 राशियों से जब इनका ट्रांजिट गोचर होता है तो 2.5 इंटू 3 लगभग 7.5 साल होते हैं, इसलिए इसको 7.5 कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ कुंडली के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शनि देव का जब कुंभ राशि से मेष राशि में गोचर होगा तो क्या जातकों की स्थिति। अभी आप यहाँ देखें, उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि शनि देव जो के बारे के अंदर जैसे कल्याण वर्मा जी हैं, उन्होंने उनकी अपीयरेंस को जो लेके डिस्क्राइब किया है कि शनि देव की येलो आईज होती हैं, टॉल फिगर है, काफी उनके हेयर्स हैं, बाल हैं। एक वो स्लो मूविंग प्लेनेट है क्योंकि वो काफी सूर्य से दूर कक्षा में विराजमान है, तो इस कारण वो उनको लिथार्जिक भी कहा जाता है। धीमे धीमे गोचर करते हैं, चलते हैं, इसलिए शनै शनै बोला जाता है। लिथार्जिक है, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, गॉसिप लविंग है, स्ट्रॉन्ग नर्व्ड है। ये जो हमारे
7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, उनमें सबसे धीमी गति से गोचर करने वाले प्लेनेट हैं। We can say it is the slowest moving planet among the 9 planets including Rahu and Ketu. That is why it is called Shanichar or Shane slowly. Shane means slowly and Char means movement. Shanichar. Now it has been already addressed in the various old literatures that आप लोग जानते ही होंगे कि शनि का जो सूर्य के पुत्र हैं और लेकिन सूर्य से उनकी ज्यादा बनती नहीं है, क्रूअल नेचर के हैं। अब वैसे अगर इनको देखा जाए तो सीक्वेंस में ये 6 प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के। इनके चारों तरफ अगर आपने देखा होगा तो गोलाकार रिंग्स हैं और कई सारे छोटे छोटे स्टार्स भी हैं, और ये स्टार कंबाइंड होके एक ग्लोइंग रिंग सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनाते हैं। ये जो सबसे बड़े ग्रह जैसे आप लोग जानते होंगे वो बृहस्पति देव हैं, उनसे ये थोड़े से छोटे हैं डाया में। इनकी माता का नाम छाया था, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पिता सन है। एक जो स्कूल है उसके अंदर ये बिलीव किया गया है कि हम माइथोलॉजी में ज्यादा नहीं जाते हैं, चलिए उसको छोड़ें। शनि देव को क्रूर ग्रह का दर्जा दिया हुआ है। इनको न्यायाधिपति भी कहते हैं और इनको न्यायाधीश का भी दर्जा प्राप्त है। अब मैं आपको पहले शनि देव के बारे में ये बताना चाहता हूं कि जब उनका विभिन्न राशियों के अंदर अगर ये विद्वान है तो जातक के ऊपर का प्रभाव होता है। जब शनि, पहले हम लेते हैं मेष राशि। जब शनि मेष राशि में हैं, अब मेष राशि के जो स्वामित्व है वो मंगल देव के पास है, और इस तरह का जो जातक है वो डिस्प्यूट्स में ही रहता है, as well as he becomes habitual of picking enmity with others. He is also unintelligent. He is always restless. ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न का मेष राशि में विद्यमान रहना अनप्लीजेंट है। अब अगर शनिदेव वृष राशि, जिसको तौरस भी कहा जाता है, तो उसमें अगर हैं तो जो जातक है वो जो वुमेन से जनरली उनका बिहेवियर पिक्यूलियर रहता है। जनरली he can exploit them. Apparently he is frank. उनकी विकेटनेस जो होती है वो चार्मिंग होती है और स्टाइलिश होती है। He takes initiatives in varied jobs.
but suffers because of his foolishness and wickedness. Generally, he is mysterious, popular among women. Even those women senior to him in status और एज, जो उम्र में भी उनसे बड़ी हैं, are eager to do everything for him. उनके जो दोस्त होते हैं वो भी अनडिजायरेबल टाइप्स के होते हैं, और देयर कंडक्ट इज ऑल्सो फुल ऑफ फॉल्सहुड. वैसे जो वृष राशि के स्वामित्व है वो शुक्र देव के पास है, जो कि शनि के मित्र हैं. अब शनि देव अगर मिथुन राशि में है, जिसके कि मिथुन राशि के मालिक स्वामित्व होता है बुध देव के पास, तो जो नेटिव होता है वो मोस्टली अपनी लाइफ ट्रैवलिंग में बिताता है. कंटिन्यूस जर्नी एंड लिविंग अवे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, वो ही उसकी डेस्टिनी है. और उनकी जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, उससे वो ऑलवेज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में ही रहते हैं. उनकी जो स्पीच होती है वो स्वीट होएगी, वो पॉपुलर भी होते हैं. एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर होंगे. ही लाइक्स फ्रीडम एंड रिस्ट्रेंट बोथ. टेक्स टू लॉन्ग टू डू एनी वर्क. बहुत लंबा टाइम लगाते हैं कोई काम करने में. तो ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, वो शनि देव अगर जहां पे भी ये सेकंड हाउस है, जहां पे बृहस्पति विराजमान है, अगर इसके अगली जो राशि है 3 नंबर, ये मिथुन राशि है जहां पे मंगल देव विराजमान है. तो इन राशि में अगर शनिदेव विराजमान है जातक की लग्न कुंडली में, तो उसका मैंने प्रभाव बताया. अब शनिदेव मान लीजिए कैंसर राशि, जो कि कर्क राशि है 4 नंबर की, उसके अंदर लग्न कुंडली में विराजमान है. अब इस टाइप का जो नेटिव है, ये ऑलवेज पुट हर्डल्स इन अदर पीपल्स वे. कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है, तो जो ये व्यक्ति होगा वो हमेशा अदर पीपल्स की लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा, लेकिन अपनी अचीवमेंट के लिए ही अर्न्स फेम. उनका जो बिहेवियर है वो भी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होगा, लेकिन जो उनका मिडिल पीरियड ऑफ हिज लाइफ है, ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी एंड फेम. उसमें काफी कंपटीशन भी रहेगा. गुड लुकिंग होंगे, फॉर्चुनेट होंगे, लेकिन उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स निकलेगा. उस दौरान ये काफी बीमारियों से भी पीड़ित रह सकते हैं. He also lacks maternal love. और वो जो उनको वही काम में लगे रहेंगे जो उनको खुद को पसंद होगा. लेकिन ऐसे जातकों की इल हेल्थ इज देयर डेस्टिनी. जनरली दे आर सॉफ्ट स्पोकन. अगर उस चतुर्थ भाव का
या कर्क राशि का या शनिदेव का किसी तरह संबंध 7वें भाव से है, तो ऐसे नेटिव 2 बार शादी होती है उनकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर शनि सिंह राशि, जिसको कि 5 नंबर की राशि भी कहते हैं, जिसके कि स्वामी सूर्यदेव है, उसमें अगर विराजमान है जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में, ऐसे जो नेटिव हैं वो ट्रूली कमिटेड रहते हैं अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, रिसर्च में और राइटिंग में। काफी नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी होते हैं। इसी कारण ये बिकम्स समटाइम्स रूड एंड कोल्ड। He is also full of resentment with his closest people and generally also ignored by them. He has few children और जनरली ऐसे नेटिव को वेल्थ और ऑनर है वो अपनी वाइफ की फैमिली से मिलता है। इस तरह के जो नेटिव होते हैं वो जनरली बिजी रहते हैं विद डिग्रेडिंग एक्शंस, सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स। और फिजिकली देखा जाए तो ऐसे नेटिव ज्यादा टॉल नहीं होते। अब मैं आपको शनिदेव अगर कन्या राशि में विराजमान है विर्गो में, जिसका स्वामित्व बुधदेव के पास है, तो ऐसे जातक दे आर कंसिडर्ड ए वुमेन एज थिंग ऑफ प्लेजर, though active, full of love and broody. He is also reticent, affluent और जनरली धार्मिक यात्राओं पे निकलते हैं। अगर कोई इनऑस्पिशियस इन्फ्लुएंस है, then he is a debauch impersonating as Enoch, skilled in some handicraft and dependent on others. These type of natives is remarkably ambitious as well as crooked. Also averse to friendship and discontented. लीन एंड थिन होते हैं बॉडी। Saturn in Virgo leads to an explosion of arrogance. Now I will discuss about Saturn in Libra. Now the Lord of the Libra is Venus, and इसे 7वें नंबर की राशि होती है। So according to the various scholars, the individual is prosperous, leading a life fit for a king, well versed in various fine arts, because the Saturn in Libra is exalted also. Fond of collecting precious things, full of good taste, achiever of name and fame through his stay abroad and away from home. ऐसे नेटिव इस कैपेबल होते हैं द पावर ऑफ हिज सुपीरियर पर्सनैलिटी को एक्वायर करने में।
शनि का वीनस से, जैसे मैंने आपको बताया कि ही इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ वीनस. नाउ वी कम टू द वृश्चिक राशि, जिसको कि इंग्लिश के अंदर सेगिटेरियस भी कहा जाता है. अगर शनिदेव सेगिटेरियस में लग्न कुंडली में विराजमान है, जिसके आपकी स्वामित्व मंगल देव के पास है, तो व्हाट द इफेक्ट द नेटिव विल हैव. Generally, the native, such type of native has a crooked mind. Or generally, he runs the risk of being poisoned or injured by some weapon. अगर हम by temperament देखें तो he is cruel, arrogant, as well as misappropriator of others' wealth. The native will commit many mean and low acts. इस टाइप के जो जातक हैं वो लॉसेस सफर करते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर एंड हैविंग द डिजीजेस. देयर लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ हर्डल्स. जनरली ऐसे नेटिव के पुत्र संतान नहीं होती. नेटिव इज एडामेंट though troubled by conspiracy of his enemies, and the native has to suffer direct or indirect punishment also. Now, if the Saturn in Sagittarius, the Lord is Jupiter, हिंदी में इसको हम धनु राशि भी कहते हैं. As per Saravali, Saturn is considered good in Sagittarius. The native is given to scholarly pursuits and well versed in practical knowledge of various disciplines. He generally becomes renowned for his noble conduct, behavior and nature. उनके पुत्र भी उनका नाम आगे करते हैं, फेम बढ़ाते हैं. ऐसे जो नेटिव होते हैं सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और हैविंग इनॉर्मस वेल्थ, और इनको अपनी लेटर हाफ ऑफ लाइफ में प्रेस्टीज और ऑनर प्राप्त होता है. द नेटिव विल एंजॉय द good family life with children and wife. He is trusted and favored by a person in authority. Also, the native is a leader of their community. अब हम आपको शनि देव मकर राशि में अगर विद्यमान है तो नेटिव पे क्या इफेक्ट आता है. द नेटिव इज फॉन्ड ऑफ गुड प्लेसेस एंड ऑर्नामेंट्स. उस नेटिव को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी बहुत सारी आर्ट्स की, वेरियस टाइप्स की. ही इज एन एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो. ही कॉन्स्टेंटली स्टेज अवे फ्रॉम होम. काफी मेहनती होते हैं. इस टाइप के जो नेटिव होते हैं वो अदर्स मैन की जो वेल्थ होती है उसको एंजॉय करते हैं, एज वेल एज दूसरों की प्रॉपर्टी एंड वुमेन.
The native is honored by eminent persons for his sculptural scholarship and knowledge of arts and crafts. लेकिन ऐसे नेटिव्स को आई प्रॉब्लम्स होने की चांसेस रहते हैं और ऑल्सो दे आर हैविंग ए गुड वेल्थ. The Lord of the Capricorn is also owned by the Saturn. Now Saturn in Aquarius. जनरली जो स्कॉलर्स हैं और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन एक्वेरियस इज कमेंडेबल, उसको बहुत अच्छा बताया है. बट द नेटिव टेम्परामेंट इज एक्सप्लोसिव. The individual is womanizer. He has no interest in ethical or moral issues or religious discourse. He gains prosperity troubled by adversely and steeped in worldly pleasure. Now the Saturn is placed in Pisces, Meen Rashi, owned by Jupiter planet. The native is disciplined and righteous in conduct. He is gentle, humble, full of good qualities and peace-loving. Generally attains special status in later part of his life. वो एक the native is a capable craftsman as well as a knowledgeable in the deep issues of policies and ethics. Also wealthy and most eminent in his family and among his relatives. Now, generally, in order to predict the results of a planet, a study of the aspects of other planet also is very necessary. Now, I will tell you about what the effect of Saturn transit a native will get while the Saturn is transiting from Aquarius to Pisces. Before this, I want to share you the various transit position of various planets. Just in brief, because जिनकी जो दशा चल रही है उस पे इसका काफी इफेक्ट देखा गया है. अगर विंशोत्तरी दशा और ट्रांजिट जब दोनों मैच हो जाते हैं तो ट्रांजिट का इफेक्ट नेटिव की ऊपर देखने को मिलता है. Now I will share you one brief about the. अभी आप अगर इस
हॉरोस्कोप में देखेंगे तो द डिग्री ऑफ द जुपिटर इज इन टॉरस इज नियर अबाउट 21 डिग्री एंड 24 मिनट्स. Also, the Jupiter is going to transit from Taurus to Gemini. Now, the Mars is also having 28 degree and 38 minutes. Mars is also going to transit from Gemini to Cancer. As Ketu and Rahu are retrograde, and Ketu is also having a degree near about 30 degree, means within 3 degrees the Ketu is transiting from Virgo to Leo. Also, Moon is very fast moving planet. Sun is half of the way in Pisces. Mercury is again having some time, and Venus is also some time spending time in the Pisces. Rahu is on the verge of transit, and Saturn is transiting in Pisces. This horoscope I have prepared on 29th March, when the Saturn is transiting from Aquarius to Pisces. Now I will show you in 2025. Now this was the horoscope, the position of planet when on 29th March in the night when Saturn is transiting. The ascendant is Libra. Moon, Mercury, Rahu, Sun, Venus, all are, including Saturn, all are in Aquarius sign, in Pisces sign, and Jupiter in Taurus. So if we see, the Saturn will having a aspect, third aspect on Taurus, 1, 2, 3, where Jupiter is placed, and a seventh aspect on 12th house at Virgo sign, where Ketu is placed, and Saturn is also having the 10th aspect. So is 10th aspect again on the Rashi which owned by Jupiter. And the Sadesati at present is going on of Makar sign, Capricorn, Aquarius, and Pisces is remaining 2.5 years. Whereas धनु राशि वालों के लिए साढ़ेसाती एंड हो रही है, और उसके साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए साढ़ेसाती प्रारंभ हो रही है. मीन्स मेष राशि, जब जिनके चंद्रमा मेष राशि में लग्न कुंडली में विराजित हैं, और 2.5 साल बाद जब शनि मेष राशि में एंटर करेंगे तो वृष राशि वालों के लिए भी साढ़ेसाती प्रारंभ हो जाएगी. तो अभी वर्तमान में जो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस एंड एरिस, इनके लिए साढ़ेसाती चल रही है. अगले 2.5 वर्ष बाद मकर राशि वालों के लिए साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी. नौ जो 14 मार्च को सन मून जो सन थे मीन राशि से ट्रांजिट कर गए और अभी वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. 14 अप्रैल को वो मेष में आएंगे और 15 अप्रैल को वृष में और मिथुन में. जनरली 15 को हम जानते हैं कि 14-15 को सूर्य की संक्रांति होती है. अब अगर हम नक्षत्र के हिसाब से देखें तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, सन वॉज इन रेवती नक्षत्र. अब रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं. तो
सूर्य देव की जिनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है, कृष्णामूर्ति जी के अनुसार मंगल देव बुद्ध देव जहां विराजमान है उसका उनको फल मिलता है। 14 अप्रैल से वो अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, उसके बाद 27 अप्रैल से भरणी नक्षत्र में। मंगल जो कि 21 जनवरी से मिथुन राशि में वर्तमान में काफी लंबे समय से हैं, वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में ट्रांजिट होंगे। तो 29 मार्च को शनिदेव होंगे और उसके 5 दिन बाद लगभग मंगल भी कर्क राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। उसके बाद 7 जून को वो सिंह राशि में और 28 जुलाई को कन्या राशि में आ जाएंगे। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो मंगल पुनर्वासु नक्षत्र से ट्रांजिट हो रहे हैं और पुनर्वासु नक्षत्र के स्वामी जुपिटर हैं। 12 अप्रैल से वो पुष्य नक्षत्र में आएंगे जिसके स्वामी शनि हैं। तो शनि देव की राशि नक्षत्र से जब मंगल ट्रांजिट होंगे और उसी टाइम शनि भी गोचर करके होंगे तो जुपिटर के नक्षत्र में, लेकिन वो राशि भी जुपिटर में आ जाएंगे। 12 अप्रैल से मंगल देव अश्लेषा के नक्षत्र में आएंगे। उसके पश्चात 7 जून से वो मघा नक्षत्र जिनके केतु देव मालिक है उसमें वो गोचर करेंगे। अब अभी आप जानते हैं कि 7 दिसंबर से रेट्रोग्रेड थे और जो 24 फरवरी से प्रोग्रेसिव हुए। लगभग 80 दिन का पीरियड मंगल देव का गोचर के अंदर रेट्रोग्रेड रहा। 4 नवंबर को ये अस्त हो जाएंगे और फिर अगले वर्ष 27 अप्रैल को ये लगभग 174 डेज के बाद ये वापस उदय होंगे। अब मरकरी का ट्रांजिट देखें तो मरकरी काफी फास्ट मूविंग प्लेनेट में आते हैं। तो वर्तमान में वो भी आपने देखा जैसे कि वो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। 7 मई से वो मेष राशि में आएंगे। उसके बाद वृषभ, मिथुन और कर्क में। 18 मार्च से वो अस्त हो चुके हैं और 7 अप्रैल को फिर उदय होंगे। वर्तमान में शनिदेव भी मैंने आपको बताया कि वो अस्त अवस्था में ही है और 18 जुलाई को फिर वो अस्त होंगे। 11 अगस्त को फिर वो उदय होंगे। अब मरकरी 3 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएंगे और पूर्वा भाद्रपद के जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर है। तो शनि देव भी जुपिटर के नक्षत्र में होंगे, मंगल देव भी बृहस्पति देव के नक्षत्र में होंगे और मरकरी बुध देव भी जुपिटर के नक्षत्र में होंगे। उसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद जिसके की स्वामित्व शनिदेव के पास है वो 11 अप्रैल को गोचर करेंगे और फिर बुध देव अपनी नक्षत्र रेवती से 27 अप्रैल को संडे को गोचर करेंगे। जुपिटर बृहस्पति देव भी मैंने आपको बताया कि वो ऑन द वे ऑफ ट्रांजिट है। तो वो मिथुन राशि के अंदर 14 मई को गोचर करेंगे और उसके बाद वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। फिर 11 नवंबर को रिट्रोग्रेड होंगे और 11 मार्च को वो प्रोग्रेसिव होंगे। उस रिट्रोग्रेड के दौरान ही वो 5 दिसंबर को मिथुन के अंदर ट्रांजिट करेंगे। 12 जून को अस्त हो जाएंगे बृहस्पति देव, 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। फिर अब जुपिटर जो है वो रोहिणी नक्षत्र से वर्तमान में ट्रांजिट हो रहे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। उसके पश्चात वो मृगशिरा से 10 अप्रैल को होंगे जिसके मंगलदेव स्वामी होते हैं। 14 जून से आराधना नक्षत्र में होंगे जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। उसके पश्चात 13 अगस्त से वो पुनर्वासु नक्षत्र से गोचर करेंगे।
Presently, Venus is also transiting from mean Pisces, and 19 March Venus is going to अस्त हो चुके हैं, और वर्तमान में वीनस देव शुक्र देव रिट्रोग्रेड चल रहे हैं, और 13 अप्रैल को वो वापस मार्गी होंगे जो प्रोग्रेसिव होंगे। टोटल इनका पीरियड रिट्रोग्रेड का है 43 डेज। तो जो जनरली मोस्ट ऑस्पिशियस सेरेमनीज होती हैं लाइक मैरिज, वो वीनस और जुपिटर जब कंबस्ट मीन अस्त, उस दौरान नहीं की जाती। अब 1 अप्रैल से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, अभी उत्तरा भाद्रपद में है, और उत्तरा भाद्रपद का जो स्वामित्व है शनिदेव के पास है। चूंकि ये रिट्रोग्रेड है, और 16 मई को ये रेवती नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद 31 मई को ये केतु के नक्षत्र अश्विनी में आ जाएंगे। 13 जून से ये भरणी नक्षत्र, जिसका स्वामित्व इनके खुद के पास ही है, वीनस के पास, उसमें ये गोचर करेंगे। अब हम यह चर्चा कर रहे थे कि सैटर्न देव का ट्रांजिट 29 मार्च को रात्रि में, 28 अप्रैल से ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे, और 3 अक्टूबर को रिट्रोग्रेड होकर वापस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। वर्तमान में मैंने आपको बताया कि शनिदेव अस्त हैं, 8 अप्रैल को ये उदय होंगे। 13 जुलाई से ये रिट्रोग्रेड हो जाएंगे, और फिर 28 नवंबर को ये वापस मार्गी होंगे या प्रोग्रेसिव होंगे। नाउ राहु केतु 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं, तो इनका गोचर भी बिल्कुल एक ही डेट और टाइम पे होता है। तो 29 मई को राहु देव मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, और केतु देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसका कि स्वामित्व बृहस्पति देव के पास है, और उसके बाद राहु देव 2 दिसंबर को वापस शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसका कि उनके पास ही स्वामित्व है, क्योंकि ये रिट्रोग्रेड ही चलते हैं। और केतु देव पूर्वा फागुनी नक्षत्र में आएंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है, 6 जुलाई को। नाउ अब हम अगर हॉरोस्कोप में देखें तो ये मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो 12वें भाव से हो रहा है, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सेकेंड हाउस, जो कि धनस्थान भी कहा जाता है, परिवार का कहा जाता है, तो उसमें हानि होने की संभावना है। 7वीं दृष्टि इनकी 6ठे भाव पे पड़ेगी, जो कि रोग रिपुरन कहा जाता है, दुश्मनों का भी घर है। तो वहां इनकी, चूंकि ये दृष्टि शनि देव की, तो वहां पे ये इस 6th हाउस के अंदर जो कारक तत्व हैं उनका भी ये नाश करेंगे। और 10वीं दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पे भी पड़ेगी। तो जो हायर एजुकेशन के अंदर अगर कोई जातक है, या उनके भाग्य स्थान के भी नाश होने की संभावना रहेगी। अब वृष राशि वालों के लिए अगर हम देखें, जिनका वृष लग्न है, तो शनिदेव का गोचर 11वें स्थान से हो रहा है। यहां मैं आपको यह भी स्पष्ट करना देता हूं कि जिनकी महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है, उन पे ज्यादा इसका प्रभाव आता है। इसके अलावा भी हमको अष्टक वर्गा के बिंदु भी चेक करने चाहिए कि अष्टक वर्गा के अंदर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि
ये अष्टक वर्गा चार्ट है 29 मार्च का, जहां पे 28 या 29 से ज्यादा बिंदु हैं, उन स्थान से अगर किसी ग्रह का गोचर होता है तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान के अंदर 28 या 25 से कम अंक हैं तो भले ही कोई बेनिफिक प्लेनेट है, अब जैसे यहाँ पे 20 स्थान है, जो ये कि 5वां स्थान है संतान सुख, और उसके लिए ये 159 ट्राइन के अंदर एक शुभ स्थान माना जाता है। लेकिन अगर यहां से किसी प्लेनेट का गोचर हो रहा है तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। सेम विद द 9th हाउस ऑल्सो हियर, बिकॉज इट हैज ऑल्सो हैव 21 पॉइंट्स। तो दशा और अष्टक वर्गा से भी हमको गोचर के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर जैसे यहाँ 4th हाउस में 44 पॉइंट्स हैं, तो इस जगह से अगर किसी प्लेनेट का ट्रांजिशन होगा तो उसको 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पे जो शनिदेव की दृष्टि है वो उसके लग्न स्थान पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। तो जो वृष लग्न वाले हैं उनको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7वीं दृष्टि इनकी पंचम भाव में पड़ेगी, तो जो स्टूडेंट है उनके एजुकेशन पे सफर हो सकता है। प्रथम संतान है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। 10वीं दृष्टि है वो 8वें स्थान पे पड़ेगी, तो 8वें स्थान के अंदर जैसे उनकी कई जो समस्या है उसका भी निराकरण हो जाएगा, क्योंकि 8वां स्थान आयु का स्थान भी है और ये डीप रिसर्च का भी स्थान है, रिफॉर्मेशन का भी स्थान है। तो जो इनके नेगेटिव प्रभावों से भी जो नेटिव को रिलीफ मिलेगा। अब जो मिथुन लग्न वाले नेटिव हैं उनके शनिदेव 10वें भाव से गोचर करेंगे। तो शनिदेव जिस स्थान में आए हैं उनके 10वां स्थान कर्म क्षेत्र का है, उसमें उनको फायदा मिलने की संभावना है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में जो सुख भाव है उस पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पे उनको अपना माता का और उनके बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए। तीसरी दृष्टि उनके 12वें स्थान में पड़ रही है, तो जो ये व्यय का स्थान है उसमें उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी का भी कारक है। और 10वीं दृष्टि इनकी 7वें भाव पे भी पड़ रही है, तो जो 7वें स्थान के कारक हैं जैसे वाइफ का, बिजनेस पार्टनर का, इस पे इनके नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। अब हम लेते हैं कर्क लग्न वाले लोगों के लिए। तो कर्क लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर भाग्य स्थान से हो रहा है, तो उनके बृहस्पति देव के जो घर से जब इनका गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव खुद भाग्य स्थान के कारक तत्व हैं, तो यहाँ पे शनिदेव अच्छे प्रभाव फल देंगे। और तीसरी दृष्टि इनके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे इनकी इच्छा पूर्ति और दूसरी चीजों में कर्टेलमेंट होने के चांसेस हैं। 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों के लिए चिंता का विषय थोड़ा बन सकता है। और 10वां जो दृष्टि है वो इनके 6वें स्थान पे पड़ रही है, तो यहाँ पे दुश्मनों से इनको थोड़ी निजात मिलेगी। और ये डेली इनकम का भी है, तो उसको भी ये इफेक्ट डालेंगे। अब सिंह लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर 8वें स्थान से हो रहा है, तो यहां पे शनिदेव का गोचर इनके लिए कई मुसीबतों से छुटकारा भी दिला सकता है। तीसरी दृष्टि लेकिन कर्म स्थान पे पड़ रही है, तो वहां इनके थोड़े जो नौकरी वगैरह पेशा वाले लोग हैं उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 7वीं दृष्टि इनकी धन स्थान पे पड़ रही है,
तो जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ हानि पहुँचती है। तो परिवार में धन स्थिति इत्यादि के अंदर इनके थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। और 10वीं दृष्टि इनके 5वें स्थान को पड़ रही है शनिदेव की, तो 5th स्थान के कारक तत्वों से भी सिंह जाति, सिंह लग्न वालों को थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। अब यहां मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी की कुंडली के अंदर शनिदेव एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा ही नहीं है कि पूरे 2.5 साल उनको खराब फल ही मिलेंगे या खराब और थ्रू आउट अच्छे फल ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको अष्टक वर्गा का नियम बताया, उसी हिसाब से अष्टक वर्गा में कक्षाएं होती हैं। उन कक्षा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो देखिए, जो पहली कक्षा होती है 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट की, वो शनि की कक्षा होती है। अगर सर्वाष्टक वर्ग के अंदर शनि की, जब शनि का गोचर मीन राशि से होगा तो पहली कक्षा उसकी शनि की है 0 से 3 डिग्री 45 मिनट की। तो यहां पे जैसे 0 अंक दिए हैं, तो उस टाइम जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन यहां पे देखिए, सूर्य ने का जब गोचर मीन राशि से हो रहा है और सूर्य की कक्षा में 1 अंक प्राप्त है, तो यहां पे सूर्य के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ये ओवरऑल सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट हैं। और ये जो भिन्नाष्टक प्रस्तारक वर्ग होते हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल प्लेनेट का जो बनता है उसके कुल अंक दिए गए हैं। तो कक्षाएं में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जब वो गोचर जिस कक्षा से हो रहा है उसमें कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर उसमें बिंदु हैं, 1 पॉइंट मिला हुआ है, जनरली बिंदु और पॉइंट का ये है कि साउथ के अंदर जहां पे उसको बेनिफिट दिया जाता है वहां बिंदु लगाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन में जहां पे हम उसको पॉइंट मिलता है वहां नंबर 1 लगाते हैं, और बाकी अगर वहां पे कोई अंक नहीं मिल रहा तो वहां 0 लगाया जाता है। तो ये जो 0 है ये नॉर्थ इंडियन के हिसाब से है। तो मतलब इन कक्षाओं से मून, मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न का जब ट्रांजिट हो रहा है तो वो अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन सूर्य चूंकि कक्षा में 1 अंक मिला हुआ है, तो सूर्य का जब इसमें से अभी वर्तमान में ट्रांजिट हो रहा है तो वो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांजिट को देखने के लिए सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक इंडिविजुअल में कंसीडर करके नहीं देखा जाता। एक नियम है PAC, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, A फॉर एस्पेक्ट, दृष्टियां उस पर क्या पड़ रही हैं, और C फॉर कंजक्शन, प्लेनेट के साथ कौन कौन से प्लेनेट का, अदर प्लेनेट्स का कंजक्शन है, युति है, उनका कंबाइंड इफेक्ट देखने के बाद ही हम किसी प्रेडिक्शन पे आना चाहिए। अब वर्तमान में अगर जब ये शनिदेव का गोचर होगा तो मून, सूर्य, मरकरी, वीनस, राहु और शनि, ये इतने प्लेनेट की यहाँ युति है, तो उनका और शनिदेव अस्त है, तो इन सब का सम्मिलित प्रभाव ही देखने में मिलता है। अब मैंने अभी आपको पहले बताया कि कब कब किस प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है। तो जब जैसे सूर्यदेव 15 दिन बाद 29 मार्च से 15 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा तो पहले ही निकल लेंगे, राहु देव मई के अंदर निकलेंगे, और इनका राहु और सूर्य शनिदेव का क्रॉसिंग भी होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है जो सूर्यमंडल के अंदर, इसका भी इफेक्ट काफी अपने को देखने को मिलेगा। तो आशा है कि जो मैंने जानकारी दी वो आप सभी के लिए काफी लाभदायक रहेगी। आगे के लग्न वालों के लिए मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा।
धन्यवाद।